नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार का भाग 2। वर्ण विचार भाग 1 में हमने भाषा, लिपि और स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख द्वारा होता है। जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। आइए मैं आपको उच्चारण स्थान की इस टेबल सारणी के माध्यम से, है ना, जो संस्कृत के उच्चारण स्थान संबंधित जो सूत्र हैं उनके माध्यम से मैं आपको वर्णों का जो स्थान है वो समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे प्रथम जो सूत्र है वो अकुह विसर्जन्याम कंठ, अर्थात अ और आ अर्थात कंठ द्वारा बोले जाने वाले तो स्वर के रूप में अ और आ जाएंगे, व्यंजन के रूप में क वर्ग आ जाएगा, अंतःस्थ इसमें नहीं आता है और उसमें हमें ह और विसर्ग आ जाएगा। उसके बाद में तालु, तालु का सूत्र होता है इचु यशानाम तालव्य, अर्थात स्वर के रूप में ई और ई आता है, च वर्ग पूरा आता है व्यंजन में, अंतःस्थ में य आता है और उसमें में श, है ना। तीसरा मुर्दा, इसका सूत्र होता है ऋतु रसाना मुर्दा, अर्थात री या बड़ी री। छोटी री होती है हिंदी में काम में आती है, बड़ी री होती है वो संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत भाषा में काम में आती हैं। साथ में ट वर्ग जुड़ जाता है और अंतःस्थ का र वर्ण आ जाता है और उसमें का श। उसके बाद में दंत, दंत का सूत्र होता है ऋतु लसा नाम दंता, जिसमें री आता है स्वर के रूप में, है ना, इसमें री भी सम्मिलित है। उसके बाद में त वर्ग पूरा, फिर अंतःस्थ का ल और उसमें का स। उसके बाद में ओष्ठ, उपूपदाम्य ओष्टो, अर्थात होठ से उच्चारित तो स्वर के रूप में उ और उ, प वर्ग पूरा, इसमें न ही अंतःस्थ होता है और न ही उसमें व्यंजन कोई शामिल इसमें है। उसके बाद नासिका में जो स्पर्शी व्यंजन है 25, उसमें से जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा पंचम वर्ण होता है वो नासिका कहलाता है। उनके साथ में ही ये अनुस्वार, है ना, अयोगवा है वो भी जुड़ा हुआ होता है, ध्यान रखना। इसमें भी अंतःस्थ उसमें नहीं होते हैं। उसके बाद में कंठ तालु, इसका सूत्र होता है ए दे तो कंठ तालु, अर्थात कंठ और तालु के माध्यम से बोले जाने वाले, इसमें ए और आई आता है स्वर के रूप में। उसके बाद में कंठोष्ठ्य, अर्थात कंठ और ओष्ठ्य का मतलब होठ, कंठ और होठ दोनों के सम्मिलित रूप से बोले जाए तो वो है ओ और औ। उसके बाद में आता है दंतोष्ठ्य, इसका सूत्र है दंतोष्ठ्य का वकारस्य दंतोष्ठ्य, अर्थात दांत और होठ की मदद से व, है ना, व बोला जाता है। उसके बाद में नंबर 1, होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, है ना। इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है स्वरों को। पहले नंबर 1 नियम देख लीजिए, होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्त का मतलब जानते हो आप, गोला, परिभाषा देख लीजिए। इनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है। ये 4 होते हैं, ऊ, ओ और औ, है ना। इसमें आगे देख लीजिए गृहीत या आगत स्वर, जो ओ आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, ओ, है ना, अंग्रेजी भाषा से मतलब गृहीत है ये हिंदी भाषा में, तो ये भी वृत्ताकार में आता है, वो ध्यान रखें। उसके बाद में अवृत्ताकार, अवृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल न खुलकर किसी अन्य आकार में खुले, दिखती हुई बात है। जैसे हम स्वर को उच्चारण करेंगे अलग अलग मुख की आकृति बनेगी, इसमें आ जाएंगे अ, आ, ई, ए, आई। उसके बाद में नंबर 2 नियम, जीभ उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। देखते हैं अग्र स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, ई, ए, आई। उसके बाद में मध्य स्वर, इस स्वर के उच्चारण में जीभ का कोई भी भाग सक्रिय नहीं रहता है, अर्थात इसका उच्चारण करने पर बिल्कुल
मतलब जीभ होती है वो उदासीन रहती है, अर्थात इस स्वर को उदासीन भी कहते हैं। इसमें अ स्वर आता है। उसके बाद में तीसरा है पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च का मतलब होता है पीछे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत भी 5 आते हैं स्वर, देख लीजिएगा। आ, उ, ओ और औ। उसके बाद में नियम नंबर तीसरा, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, संवृत और विवृत, है ना। संवृत होते हैं, उनके उच्चारण में मुख द्वार संकरा होता है, और विवृत होता है उसमें मुख का भाग कैसे खुलता है नहीं खुलता उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिह्वा प्रयत्न के आधार पर वर्गों का जो मतलब स्वरों का वर्गीकरण है वो 4 भागों में है। पहला है विवृत, देख लीजिए। विवृत स्वर, इस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, जैसे आ, है ना। उसके बाद में संवृत स्वर, संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार संकरा हो जाता है, अर्थात थोड़ा कम खुलता है ना। तो ये संख्या में 4 होते हैं, ई, उ, है ना। उसके बाद में नंबर 3 अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर में मुख द्वार कम संकरा होता है। संवृत में अधिक संकरा होता है, लेकिन अर्ध संवृत में कम संकरा होता है। इसमें 2 होते हैं, ए और ओ। उसके बाद में लास्ट चौथा है अर्ध विवृत स्वर। इस स्वर में के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है, विवृत में खुला हुआ होता है, इसमें आधा खुला हुआ होता है ना। इसके भी 4 होते हैं, अ, आई, औ और ग्रहित या आगत स्वर वाला ओ। उसके बाद में नंबर 4 नियम है अपना। चौथे नियम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या संरचना के आधार पर स्वरों का भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर इसके कुल 2 भेद है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर के बारे में देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के निर्माण में किसी अन्य स्वर का मेल नहीं होता वो मूल स्वर कहलाते हैं, और ये संख्या में 4 होते हैं। मूल स्वर का मतलब आपको मैंने अध्याय नंबर 1 में बताया कि मूल स्वर वे होते हैं ताकि मतलब जिन दूसरे स्वरों का उद्भव भी इन 4 स्वरों के माध्यम से होता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये होते हैं अ, ई, उ और री, है ना। अ, ई, उ और री। उसके बाद में नंबर बी दूसरा देख लीजिए, संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है वह संधि स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर के भी 2 भेद हैं। संधि स्वर का मतलब होता है किन्हीं 2 स्वरों के योग से बनना, है ना। इनमें भी 2 अलग अलग होते हैं। जो सैम होते हैं वो सजातीय कहलाते हैं, जो अलग अलग होते हैं विषम जातीय या विजातीय कहलाते हैं। देखते हैं इनके बारे में। दीर्घ स्वर, 2 समान स्वरों के मेल से बने स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं, अर्थात इसमें आ, बड़ी ई, उ और बड़ी री होती है ना। तो आ है वह समान स्वरों से या समान सजातीय स्वरों से बना हुआ, जैसे अ प्लस अ। बड़ी ई है वो ई प्लस ई से, बड़ा ऊ है वो ऊ प्लस ऊ से, और री है वो छोटी री प्लस छोटी री से। इस री का प्रयोग लगभग संस्कृत भाषा में होता है, ध्यान रखना। उसके बाद में संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर 2 असमान स्वरों के मेल से बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, जैसे ए बनता है अ प्लस ई से, आई बनता है अ प्लस ए से, और ओ बनता है अ प्लस उ से, और औ बनता है अ प्लस ओ से। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। देखते हैं इसमें। प्रथम है स्पर्शी व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों के स्पर्श से किया जाता है। आपने पढ़ा था उसमें, है ना, बताया था मैंने। जीभ है, कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है, ओष्ठ्य, इनके प्रभाव से, इनके स्पर्श से
व्यंजनों का उच्चारण होता है। ये कुल 25 होते हैं क से म तक, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसके बाद में संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकले या घर्षण करती हुई निकले, अर्थात जिस समय हम शब्दों का नहीं जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय मुख से जो अपने मुख विवर से जो मतलब ध्वनि निकलती है वह संघर्ष करती हुई मुख से बाहर निकले। ये 4 होते हैं, श, श, स और ह। उसके बाद में स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है या अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग क्या हो जाता है, संघर्षी। जैसे च बोलते हैं तो स्पर्श तो अपेक्षाकृत अधिक होता है, देख लीजिए बोलिए आप बोलकर उच्चारित करके, तो च, छ, ज और ज, है ना। उसके बाद में आता है नासिक्य, जिनके उच्चारण में हवा का लगभग भाग नाक से निकल जाता है। ये भी आपने पढ़ रखा था, अनुनासिक या नासिक्य और अनुस्वार के बारे में मैंने इससे पहले वाले अध्याय में बताया था आपको, है ना। नासिक्य में देख लेना, ये इसमें 5 होते हैं वर्ण, है ना, अंग, ण्य, ण, न और म। उसके बाद में आता है पार्श्विक व्यंजन, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग, है ना, जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है ना, वृक्ष, ध्यान रखना, और वायु पार्श्व के आसपास से निकल जाती है, अर्थात उनके अगल बगल होते हुए वायु निकल जाती है। जैसे उसके लिए आता है ल वर्ण, ल, है ना। इसके बाद में छठा है प्रकंपित। कंपित का मतलब कंपन, कंपन का मतलब वाइब्रेट, अर्थात जिन व्यंजनों को बोलने पर जीवा जो जीभ होती है 2-3 बार कंपन करती है। परिभाषा देख लीजिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है प्रकंपित कहलाते हैं। इसके लिए व्यंजन र, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में उक्षिप्त व्यंजन के बारे में आपने पढ़ रखा है पहले, जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है, उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 होते हैं, ड और ड, इनके नीचे बिंदी है, ध्यान रखना। उसके बाद में अर्धस्वर या संघर्षहीन, परिभाषा देख लीजिए इसकी, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है उन्हें संघर्षहीन कहते हैं। शब्द से ही पता चल रहा है संघर्षहीन, जिसमें जिन मतलब वर्णों के उच्चारण में संघर्ष का प्रयोग बिल्कुल करना ही न पड़े। 2 होते हैं, य और व। उसके बाद में श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, देख लीजिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है ना। महाप्राण में अधिक हवा निकलती है, श्वास वायु। इसमें अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण, अर्थात जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पहला प्रथम क हो जाएगा, तीसरा ग हो जाएगा, ग गमला वाला, और अंग, है ना, ये ध्यान रखना, 5वां वर्ण उसका अंग है। ऐसे कैसे, च वर्ग आ जाएगा तो च, और तीसरा उसका जहाज हो जाएगा और ण्य हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। उनके साथ में ही अंतस्थ अर्थात य, र, ल और व भी आते हैं, और सभी स्वर भी इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। जितने भी स्वर होते हैं 11 स्वर टोटल अल्प प्राण में ही आते हैं। उसके बाद में महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक लगती है महाप्राण कहलाते हैं, अर्थात प्राण वायु, श्वास वायु की मात्रा अधिक लगती है, महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का दूसरा क्या हो जाएगा, ख, चौथा वर्ण ग, गड़ी वाला, और इसके साथ में ही उसमें व्यंजन, कौन से उसमें व्यंजन, श, श, स और ह इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रहे। उसके बाद में लास्ट एंड लास्ट, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, है ना, जो कंपन होता है अपने स्वर तंत्र में बोलने पर, जो मुख विवर में, है ना, कंपन होता है, उसके आधार पर 2 भेद होते हैं,
गोस या सगोस एवं दूसरा है अगोस। गोस का मतलब, गोस का शाब्दिक अर्थ होता है गूंज, है ना, गूंज या फिर कोई नाद करना। देख लीजिए इसमें परिभाषा देख लीजिए गोस की। गोस व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन पैदा होता है उन्हें गोस या सगोस व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण एवं ह प्लस सभी स्वर प्लस अंतःस्थ व्यंजन, ये भी इसके अंतर्गत आता है। वापस देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का तीसरा हो जाएगा ग गमला, चौथा हो जाएगा ग गड़ी और पांचवा अंग। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो तीनों ये प्रत्येक वर्ग के तीन तीन वर्ण आ जाएंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। उसके साथ में ये उसमें व्यंजन का ह भी इसके साथ में है, साथ में सभी स्वर भी है और अंतःस्थ व्यंजन अर्थात तो ये है ल व, ये चारों भी इसके साथ में ही सम्मिलित हैं। किसमें? गोस व्यंजन में। उसके बाद में अगोस व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, ठीक इसकी विपरीत है ना। सगोस की विपरीत अगोस की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है उन्हें अगोस व्यंजन कहते हैं। इसमें देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण, है ना, पहला और दूसरा वर्ण। प्रथम कौन सा हो जाएगा? क और दूसरा ख, ऐसे। और साथ में उस व्यंजन के बचे हुए तीनों श, श और स। ह तो इसमें आ गया था, है ना। ओके।